नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं एपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं बिजनेस हिंदी बुलेटिन की हेडलाइन से। पीएम मोदी ने झारखंड के लिए 72 अरब रुपए की परियोजनाओं का किया अनावरण। एनएचएआई ने निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 19 परियोजनाओं की पहचान। एनएचएआई के कॉन्ट्रैक्टर स्टाफ के लिए 10 से 15 साल का अनुभव हुआ जरूरी। उत्तराखंड सुरंग में फंसे 40 लोगों को 5वें दिन निकालने के लिए नए सिरे से ड्रिलिंग हुई शुरू। अप्रैल अक्टूबर फाइनेंशियल ईयर 2024 ने एनएच निर्माण की गति होगी 20.78 किलोमीटर प्रतिदिन। फिनमीन के राजमार्गों के लिए पीपीपी परियोजना संरचना टूलकिट पर कार्यशाला का किया गया आयोजन। रियल एस्टेट डेवलपर्स ने टायर 2 और टायर 3 शहरों में 1461 एकड़ से अधिक भूमि का किया अधिग्रहण। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर 4119 करोड़ रुपए की परियोजना जीतने पर चढ़ा 7%। जेएसडब्ल्यू ने अडानी को पिछाड़कर 4000 करोड़ रुपए की कर्नाटक बंदरगाह परियोजना की हासिल। मूडीज द्वारा क्रेडिट रेटिंग की पुष्टि के बाद आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक रिकॉर्ड पहुंचा ऊंचाई पर। फोटोन एनर्जी ग्रुप ने पीवी उद्योग में मंदी के लिए क्वार्टर 1, क्वार्टर 3 राजस्व में 12% की गिरावट को ठहराया जिम्मेदार। एनएचपीसी की कारगिल एपीसी परियोजना के लिए सबसे कम बोली लगाने के बाद जनसोल इंजीनियरिंग को हुआ लाभ। एडनॉक को ऑफशोर ऑयल प्रोजेक्ट के लिए कीमतें हुई प्राप्त। पूर्व मध्य रेलवे बेहतर यात्री अनुभव के लिए दरभंगा रेलवे स्टेशन का किया गया पुनर्विकास। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड राज्य के लिए लगभग 72 अरब रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का अनावरण किया है। ये घोषणा शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और क्षेत्र में व्यापक विकास की सुविधा के लिए सरकार के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। इन अनावरण की गई परियोजनाओं में शहरी विकास, आवास और परिवहन सहित कई क्षेत्र भी शामिल हैं। ये निवेश राज्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और अधिक विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इन प्रमुख परियोजनाओं में से एक देवघर शहरी विकास प्राधिकरण की योजना है, जिसमें 46.50 अरब रुपए का निवेश शामिल है, जिसका लक्ष्य देवघर को स्मार्ट सिटी में बदलना है। ये पहल आधुनिक शहरी सुविधाएं बनाने और कनेक्टिविटी में सुधार और क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने रांची नगर निगम के लिए 21.80 अरब रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य सड़कों, तूफानी जल निकासी और सीवेज प्रबंधन प्रणालियों सहित शहर के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है, जो समग्र शहरी विकास में योगदान देता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्गों और अन्य बुनियादी ढांचों के विकास में निजी भागीदारी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से 19 परियोजनाओं की पहचान की है। ये कदम निजी निवेश को आकर्षित करने और देश में समग्र बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों के हिस्से के रूप में आता है। एनएचएआई ने इस क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से रास्ते तलाशे हैं। ये 19 परियोजनाएं विभिन्न राज्यों में फैली हुई हैं, जिनमें नए राजमार्गों, पुलों और बाईपासों के निर्माण सहित कई बुनियादी ढांचे की जरूरतें भी शामिल हैं। वहीं इसका अंतिम लक्ष्य आर्थिक विकास में तेजी लाना, कनेक्टिविटी में सुधार करना और परिवहन क्षेत्र की बढ़ती मांगों को पूरा करना है। इन परियोजनाओं में निजी खिलाड़ियों को सक्रिय रूप से शामिल करके एनएचएआई का लक्ष्य बुनियादी ढांचे के विकास में प्रौद्योगिकी, नवाचार और दक्षता लाने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों की क्षमता का उपयोग करना है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में खिलाड़ियों की भागीदारी से इन परियोजनाओं के अतिरिक्त पूंजी और आने और सरकारी वित्त पर बोझ कम होने की भी उम्मीद है। इसी के साथ साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ सहयोग विश्व स्तर पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक सफल मॉडल साबित
साबित हुआ है। NHAI भारत के बुनियादी ढांचे क्षेत्र में निजी निवेश के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनकर इस सफलता को दोहराने के लिए उत्सुक है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने अब इंजीनियरिंग खरीद निर्माण यानी EPC के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग ठेकेदारों द्वारा नियुक्त पेशेवरों के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में न्यूनतम 10 से 15 वर्ष का अनुभव अनिवार्य कर दिया है। यह निर्णय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को राजमार्ग में गुणवत्ता पर आलोचना का सामना करने के बाद आया है, खासकर पहाड़ी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में जहां मॉनसून से प्रेरित बाढ़ के दौरान पूरे खंड नष्ट हो गए थे। बचाव कर्मियों ने उत्तराखंड में ध्वस्त राजमार्ग सुरंग के अंदर फंसे 40 लोगों तक पहुंचने के प्रयासों को फिर से शुरू किया है, लेकिन धीमी गति से प्रगति करते हुए उन्होंने चट्टान और मिट्टी से मलबे के बीच ड्रिलिंग शुरू कर दी है। वहीं अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि नई दिल्ली से लाई गई एक उन्नत ड्रिलिंग मशीन घटनास्थल पर बचाव कार्य में तेजी लाएगी। इसकी योजना ड्रिल करके एक पाइप के लिए जगह बनाने की है, जिसका उपयोग फंसे हुए लोगों रेंगकर सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कर सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि गुरुवार सुबह तक ड्रिलिंग लगभग 3 मीटर मलबे में घुस गई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें कुल लगभग 60 मीटर की दूरी तय करनी पड़ी। इसी के साथ साथ राज्य की शीर्ष आपदा प्रबंधन अधिकारी रंजीत सिन्हा ने कहा कि मशीन प्रति घंटे लगभग 2 से 2.5 मीटर चट्टान में ड्रिल कर सकती है। अधिकारियों ने कहा कि फंसे हुए निर्माण श्रमिकों में से 2 को मतली और सिरदर्द का इलाज किया गया है, क्योंकि वे 5वें दिन मलबे के पीछे एक छोटी सी जगह में केंद्र रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें इलाज दिया गया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीने के दौरान देश में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गति 20.78 किलोमीटर प्रति दिन रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी कि MoRTH ने राजमार्ग विकास की गति को बनाए रखने और 2023-24 में 12,500 किलोमीटर राजमार्ग बनाने की योजना बनाई है। इस अवधि के दौरान पुरस्कार और आंकड़ा 2595 किलोमीटर है, जबकि पिछले वर्ष की अवधि के दौरान ये 5007 किलोमीटर था। मंत्रालय ने 2023 से 24 में अक्टूबर तक 4474 किलोमीटर सड़क निर्माण किया है, जबकि अक्टूबर तक 4060 किलोमीटर का निर्माण किया गया। 2022 से 23 में MoRTH ने अक्टूबर 2023 के लिए कैबिनेट के लिए अपने मासिक सारांश में कहा कि मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में 10,237 किलोमीटर, 2020 से 21 में 13,327 किलोमीटर और 2021 से 22 में 10,457 किलोमीटर NH का निर्माण किया है। ये जानकारी इस वक्त दी गई। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को सड़क और राजमार्ग क्षेत्र के परियोजना प्रयोजक अधिकारियों PSA को वेब आधारित टूलकिट का उपयोग करके PPP परियोजनाओं की संरचना करने के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसी के साथ साथ वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि आर्थिक मामलों में विभाग में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सचिवालय द्वारा आयोजित कार्यशाला में केंद्र और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के 70 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। वहीं PPP परियोजनाओं में निहित चुनौतियों को पहचानते हुए IFS ने PPP स्ट्रक्चरिंग टूल किट विकसित किया है, जो PPP मोड के लिए परियोजना व्यवहार्यता और मूल्यांकन करने में परियोजना प्रयोजक अधिकारियों की सहायता के लिए वेब आधारित टूल की पेशकश करता है। कार्यशाला, जो टूल किट के प्रसार के लिए कार्यशालाओं की श्रृंखला में पहली है, ये उद्घाटन आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा। उन्होंने बुनियादी ढांचे के महत्व और भारत में उच्च विकास पथ पर ले जाने के लिए व्यवहार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एक श्रृंखला बनाने की आवश्यकता पर भी इस दौरान प्रकाश डाला। सेठ ने आगे कहा कि इस बात पर जोर देते हैं कि PSA उन अवसरों की पहचान कर रहे हैं। JLL के अनुसार पिछले 22 महीनों में डेवलपर्स ने आवासीय परियोजनाओं के लिए टायर 2, टायर 3 शहरों में 1461 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है। विशेष रूप से 4,918 करोड़ मूल्य के 17 सौदों में 44.4% लेन देन इन शहरों में हुआ है।
इस अवधि में देश में रियल एस्टेट डेवलपर्स द्वारा कुल मिलाकर लगभग 3094 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। ये प्रवृत्ति उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में उल्लेखनीय रूप से प्रमुख है, जिनमें पानीपत, लुधियाना, नागपुर और पंचकुला का महत्वपूर्ण योगदान है, जो सामूहिक रूप से अधिग्रहित भूमि पर 75% हिस्सा है। बढ़ती मांग और ग्राहक खरीद क्षमता से प्रेरित होकर गोदरेज प्रॉपर्टीज, M3M, एल्डिको ग्रुप और ओमैक्स ग्रुप जैसे स्थापित डेवलपर्स ने हाल ही में भूमि अधिग्रहण के माध्यम से इन उभरते बाजारों में प्रवेश किया और विस्तार किया है। बिक्री क्षमता का आकलन विकास संभावित क्षेत्रों से और संबंधित सूक्ष्म बाजारों में औसत बिक्री योग्य कीमतों के आधार पर किया जाता है। कंपनी द्वारा 4119 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हासिल करने के बाद 17 नवंबर को शुरुआती कारोबार में JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में 7% से अधिक का उछाल देखा गया है। सुबह 9:15 पर JSW इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक NSE पर 217.12 रुपए का कारोबार कर रहा था। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा कि 16 नवंबर को उसे कर्नाटक में कैनी ग्रीनफील्ड बंदरगाह के विकास के लिए लेटर ऑफ अवार्ड यानी कि LOA मिला है। कंपनी ने इससे एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि परियोजना की अनुमानित लागत 30 मिलियन टन प्रति वर्ष बी के प्रारंभिक क्षमता के साथ 4119 करोड़ रुपए है। वहीं JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के परम निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण महेश्वरी ने कहा कि एक बार विकसित होने के बाद केनी बंदरगाह से क्षेत्र के बढ़ते आयात और निर्यात व्यापार की गति को महत्वपूर्ण रूप से संबोधित करने की भी पूरी उम्मीद है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की दूसरी सबसे बड़ी वाणिज्यिक बंदरगाह कंपनी, जो 23 अरब डॉलर वाले JSW समूह का हिस्सा है, ने कैनी कर्नाटक में 4119 करोड़ रुपए का बंदरगाह विकसित करने के लिए टेंडर जीता है। इसने टेंडर जीतने में अदानी पोर्ट्स को हराया है। प्रस्तावित कैनी बंदरगाह मुख्य रूप से कोयला और कोक कार्गो के लिए होगा, जिसका उपयोग स्टील, सीमेंट और बिजली संयंत्रों द्वारा किया जा रहा है। इससे लौह सहायक, चूना पत्थर, डोलोमाइट और हैंडलिंग और तैयार इस्पात उत्पादों को निर्यात से भी समाधान मिलेगा। कर्नाटक समुद्री परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार कर्नाटक में वर्तमान में 44 MTPA कार्गो की क्षमता है और 2035 तक इसके बढ़कर 117 MTPA होने की भी पूरी उम्मीद है। वहीं भविष्य की मांग और वर्तमान बंदरगाहों द्वारा संभाली जा रही क्षमता की तुलना करने पर भविष्य में कार्गो हैंडलिंग अंतर की आवश्यकता का पूरा करने के लिए एक गहरे बंदरगाह की आवश्यकता है। इसलिए कैंट में वैकल्पिक बंदरगाह की अवधारणा सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज द्वारा कंपनी की BAI CFR और इंडिया टोल रोड्स की BA2 सीनियर सुरक्षित रेटिंग की पुष्टि करने और दोनों रेटिंग के लिए स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड के शेयर अपने रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। मूडीज ने कहा कि कंपनी की संपत्तियों दीर्घकालिक रियायत समझौतों के लाभान्वित होती हैं, जो नियमित टोल पर समायोजन की अनुमति देती है और अप्रत्याशित प्रतिकूल घटनाओं के खिलाफ किए कई सुरक्षात्मक उपाय प्रदान करती है। इसके बाद BSE पर IRB इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक 7.81% चढ़कर 38.51 रुपए पहुंच गया। स्टॉक अब 35.72 रुपए के पिछले बंद भाव के मुकाबले गिरकर 35.69 रुपए हो गए हैं। इसी के साथ साथ स्टॉक आज 35.72 रुपए के पिछले बंद भाव के मुकाबले गिरकर 35.69 रुपए खुला। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक एक साल में 52.27% चढ़ गया है और इस साल की शुरुआत में 21% बढ़ा है। हालांकि पिछले 3 वर्षों में स्टॉक 234.45% की बढ़ोतरी से आगे आया है, जिससे शेयर धारकों को मल्टी बैगर रिटर्न मिला है। शुक्रवार के सत्र में कंपनी ने कुल 114.01 लाख रुपए के शेयरों ने BSE पर 43.05 करोड़ रुपए का कारोबार किया। BSE पर कंपनी का मार्केट कैप 22,905 करोड़ रुपए रहा।
सौर परियोजना डेवलपर और परिसंपत्ति मालिक फोटोन एनर्जी ग्रुप ने 2023 के पहले 9 महीनों के लिए अपनी वित्तीय परिणामों में ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन में पहले राजस्व और कमाई में कमी दर्ज की है, जिसके लिए कंपनी ने कम बिजली की कीमतों को जिम्मेदार ठहराया है। इसी के साथ साथ जनवरी सितंबर के लिए अनऑडिटेड राजस्व 59.46 मिलियन था, जो साल दर साल यानी कि ईयर ऑन ईयर 12.3% कम है। इसी के साथ साथ 2022 में इसकी अवधि में अनऑडिटेड सेमाकित एबिटा 22.85 मिलियन से गिरकर 4.75 मिलियन हो गई, जो 79.2% की कमी है। बिजली उत्पादन से राजस्व 18.66 मिलियन था, जो साल दर साल 40.6% कम था, जिसके लिए कंपनी ने कम वास्तविक बिजली की कीमतों और प्रतिकूल मौसम की स्थिति को जिम्मेदार ठहराया। कारगिल लद्दाख में एक अग्रणी ग्रीन हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी स्टेशन के इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कमीशनिंग यानी ईपीसी के लिए सफल सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरने के बाद गुरुवार को जनसोल इंजीनियरिंग के शेयर 3% अधिक बढ़कर 810 रुपए पर कारोबार कर रहे हैं। तकनीकी वाणिज्यिक दक्षता प्रदर्शित करने के लिए मैट्रिक्स गैस एंड रिन्यूएबल लिमिटेड के साथ सहयोग करके जनसोल इस सौदे को सुरक्षित करने में सक्षम था। नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस उल्लेखनीय पहल की शुरुआत करेगा, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में हाइड्रोजन ईंधन सेल को संचालित वैसे चलाना है और इसी कार्यक्रम हरित हाइड्रोजन ऊर्जा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित आक्रामक लक्ष्यों को अनुरूप किया गया है। एडनॉक ऑफशोर को अबू धाबी में सबसे बड़ी उत्पादक तेल संपत्ति यानी कि अपर जकम ऑफशोर फील्ड की तेल उत्पादन क्षमता को 1.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक बढ़ाने की परियोजना के लिए ठेकेदारों से वाणिज्यिक बोलियां प्राप्त हुई है। इसी के साथ साथ एमडब्ल्यूडी ने पहले बताया था कि अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी की अपतटीय तेल और गैस उत्पादक सहायक कंपनी एडनॉक ऑफशोर ने ठेकेदारों को परियोजना के लिए अपनी कीमतें जमा करने के लिए 13 नवंबर की समय सीमा तय की थी। उससे पहले वाणिज्यिक बोली जमा करने की सीमा 23 अक्टूबर थी। परियोजना के मुख्य दायर के रूप में जुकुम ऑफशोर डेवलपमेंट के 4 मुख्य कृत्य भी शामिल हैं। पूर्व मध्य रेलवे बेहतर यात्री अनुभव के लिए स्टेशन परिसर को अन्य बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के साथ एकीकृत करने के लिए बिहार के दरभंगा में दरभंगा रेलवे स्टेशन का उन्नयन कर रहा है। अगले 45 वर्षों में प्रतिदिन 29,563 यात्रियों की वर्तमान दैनिक यात्रा बढ़कर 55,422 पैक्स प्रतिदिन होने की उम्मीद है। इसी के साथ साथ इस परियोजना में स्टेशन भवन का पुनर्विकास, एक बहुस्तरीय कार पार्किंग सुविधा, एक आवासीय भवन, एक प्रस्थान हवाई कॉन्कोर्स और रेलवे भूमि पर अन्य सुविधाओं सहित अन्य सहायक सुविधाएं भी शामिल है। इसी परियोजना द्वारा कवर किया गया भूमि क्षेत्र 7.06 एकड़ है। एपीसी वर्ल्ड न्यूज के बिजनेस हिंदी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एपीसी वर्ल्ड न्यूज। मुझे मेघा चंदन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।